Well, friends, good evening. I hope that you are all fine. So today, आज जो सर्विस जूरिस्प्रूडेंस के रिलेटेड जो हम अपने वीडियोस बना रहे हैं, तो आज भी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, जो कि प्रैक्टिसिंग लॉयर है, मतलब जो लोग ऑनरेबल हाई कोर्ट में सर्विस साइड में वकालत करते हैं। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था, इसमें हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 309 जो है चैप्टर 14, क्योंकि जो जैसा कि पहले भी हमने बताया कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की जो डिस्प्यूट है वो अरीजन तब होते हैं जब एक एम्प्लॉयर और एक एम्प्लॉय के बीच में एक संबंध स्थापित होता है, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो इससे पहले का जो वीडियो था, जो 309 आर्टिकल है, जो एक इनिशियल आर्टिकल है, जो ये बताता है कि जो रिक्रूटमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विसेज जो है वो कैसे होंगी और कॉन्स्टिट्यूशनली वो किस तरीके से गवर्न की जाएंगी और किस तरीके से उनका क्रिएशन होगा, जो इससे पहले वाले वीडियो में। तो आज हम वीडियो नंबर 2 में आते हैं। हम इस ब्लॉग में जो पार्ट 14 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो ये कहता है कि सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, इसका मतलब ये है कि जो राज्य सरकार और जो केंद्र सरकार के अधीन सेवाएं आती हैं, जो सर्विसेज आती हैं, उनका रेगुलेशन कैसे होगा, मतलब कौन सी लॉ है जो उन सर्विसेज को गवर्न करेगी। और सर्विसेज को गवर्न करने का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एम्प्लॉयर का डिस्क्रिशन और एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी और एम्प्लॉय के राइट्स क्या होंगे। इसीलिए 309 में बताया गया सबसे पहले कि कंडीशंस क्या होंगी और रिक्रूटमेंट किस तरीके से गवर्नमेंट सर्विसेज में होगा। और एक चीज़ आपको हमेशा इसको नोट रखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हैं वो केवल उन्हीं ग्रुप्स और उन्हीं सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ पे एप्लीकेबल हैं जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आते हैं। या दूसरा टेस्ट इसमें यह भी है कि वो ग्रुप्स और वो एम्प्लॉयज़ जो आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में आते हैं। तो इससे पहले हमने 309 डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 311। मैं आपको एक एज ए लेमैन, जितनी मेरी नॉलेज ऑफ लॉ है, हम भी स्टूडेंट ऑफ लॉ हैं, हम भी सीख रहे हैं, हम अपने सीनियर एडवोकेट से सीखते हैं, जब वो कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं हम पढ़ के सीखते हैं। तो उसी लिमिटेड नॉलेज के तहत इस वीडियो को शेयर किया जा रहा है, ताकि कोई कंट्रोवर्सी अगर किसी के पास आती है तो हमको ये जानना है कि आर्टिकल 311 की एप्लीकेबिलिटी किसी डिस्प्यूट में क्या होगी। तो 311 बात करता है डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करूंगा एज फार एज माई लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ इज कंसर्न, कि जब भी कोई प्यूनिटिव ऑर्डर पास होता है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के मुतालिक, प्यूनिटिव ऑर्डर का मतलब हुआ एक ऑर्डर जो बाय वे ऑफ पनिशमेंट होता है, और उस पनिशमेंट ऑर्डर में या तो डिसमिसल किया जाता है किसी एम्प्लॉय का, या किसी एम्प्लॉय का रिमूवल किया जाता है, या किसी एम्प्लॉय के रैंक में रिडक्शन किया जाता है, उसकी श्रेणी में रिडक्शन किया जाता है। तो आर्टिकल 311 कहता है इन 3 शर्तों में डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक अगर किया जाएगा तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। ये आर्टिकल 311 की इंप्लीकेशन है। और ये इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है कि नॉर्मली हमारे पास कंट्रोवर्सीज आती हैं कि सपोज कोई क्लाइंट हमारे पास आया जिसने बताया गया कि मेरे को सस्पेंड कर दिया गया है, या मेरे को सर्विसेज से रिमूव कर दिया गया है, या मेरे अगेंस्ट में डिसमिसल ऑर्डर पास कर दिया गया है, या मेरी रैंक में रिडक्शन कर दिया गया है। कोई भी एक ऐसा ऑर्डर जो बाय वे ऑफ पनिशमेंट होगा, तो कोई भी ऑर्डर जो प्यूनिटिव इन नेचर है उसको पास करने से पहले क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट किस पे लागू होंगी? एम्प्लॉयर पे। मीनिंग देयर बाय जो अथॉरिटी उस ऑर्डर को पास करेगी। तो 311 सबसे पहले ये कहता है कि जो अथॉरिटी जिसके द्वारा आपका अपॉइंटमेंट हुआ है, द अथॉरिटी विच हैज अ पावर टू अपॉइंट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उसी के पास ये है कि डिसमिसल करने की और रिमूव करने की पावर है। अगर मिसाल के तौर पे अगर एक एम्प्लॉय किसी पोस्ट ऑफिस में काम करता है, तो सपोज वो एक पोस्टमैन है, तो मिसाल के तौर पे अगर उसका जो अपॉइंटमेंट है या उसका जो इनिशियल
जो उसका एम्प्लॉयमेंट की स्टार्ट हुई है, उस एम्प्लॉयमेंट को देने में जो उसका अपॉइंटमेंट लेटर है वो पास किया गया है, सो टू से, मिसाल के तौर पे डायरेक्टर के द्वारा। तो 311 पहली बात ये कहता है कि जो अथॉरिटी आपको अपॉइंट करेगी, अब ये सब्जेक्ट टू केस है, ये वेरी केस टू केस करेगा। तो पहला टेस्ट आपको ये देखना है इन द केस ऑफ रिमूवल और इन द केस ऑफ डिसमिसल। तो रिमूवल और डिसमिसल केवल वही अथॉरिटी कर सकती है आपको जिस अथॉरिटी के द्वारा आपको अपॉइंट किया गया है। ये क्लियर हो गया। और दूसरा पार्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाएगी। मतलब किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, चाहे वो स्टेट में हो, मतलब चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो या वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में हो, अगर उसको डिसमिस किया जाएगा, उसको रिमूव किया जाएगा या रिडक्शन इन रैंक किया जाएगा, या कोई भी ऑर्डर जो प्यूनिटिव इन नेचर का होगा। प्यूनिटिव इन नेचर का मतलब ये होता है एज अ पनिशमेंट। अब मैं थोड़ा समझाता हूं इसको, एज अ पनिशमेंट क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया, सपोज अ पोस्टमैन इज वर्किंग इन अ पोस्ट ऑफिस और किसी ने कंप्लेंट कर दी उसकी कि इसने अपनी ड्यूटी में ये किया है, टाइमली इसने पोस्ट को डिलीवर नहीं किया। तो अगर ऐसी कंप्लेंट आती है और उस कंप्लेंट के आधार पर कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होती है, मतलब उस विभाग में उस कंप्लेंट का कॉग्निजेंस लेते वक्त अगर वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट प्रोसीड करता है, तो उसको प्रोसीड करने का प्रोसीजर जो है वो 311 में है। और बहुत इंपॉर्टेंटली यहां पर हम आर्टिकल 14 भी प्ले में आ जाता है, जो कहता है कि हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आर्टिकल 14 कहता है आर्बिट्रेरीनेस और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एक डिवाइस किया गया टूल है, जो मेनका गांधी का फेमस केस है, जिसमें यह कहा गया कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी आर्टिकल 14 का इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या है और कैसे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आर्टिकल 311 में इम्प्लांट है, डीम्ड है, मतलब ऑलरेडी है उसके अंदर। नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि किसी को भी अगर किसी के खिलाफ कोई ऑर्डर अगर पास हो रहा है तो उसको सुनवाई का पर्याप्त मौका दिया जाएगा। एफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग मींस नेचुरल जस्टिस, और वो आर्टिकल 311 की सब क्लॉज 2 में है। तो अगर किसी के खिलाफ कोई ऐसा ऑर्डर पास, सस्पेंशन ऑर्डर पास हो रहा है या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, तो उन केसेस में एक एम्प्लॉयर के राइट्स क्या क्या होंगे आप समझ। तो पहले मैं आर्टिकल 311 का सब क्लॉज 2 पढ़ता हूं। इस तरीके की कंट्रोवर्सीज बहुत ही नॉर्मली आती हैं। जब भी कोई प्यूनिटिव एक्शन किसी एम्प्लॉय के खिलाफ लिया जाएगा, तो उस प्यूनिटिव एक्शन को लिए जाने के पीछे कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट क्या होंगी उस एम्प्लॉयर की। मिसाल के तौर पे वो एम्प्लॉयर अगर प्रोसीड करेगा तो कैसे करेगा। जाहिर सी बात है, अगर कोई भी, ये भी कंडीशन ऑफ सर्विस है, कोई भी प्रोसीडिंग होगी तो वो रूल्स के मुताबिक होगी। लेकिन रूल्स कैसे होंगे, वो आर्टिकल 311 की सब क्लॉज 2 बताती है। मैं पढ़ रहा हूं, फिर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। नो पर्सन एज aforesaid shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity, not point to be noted here, given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges। अब ये reasonable opportunity क्या है, तो जो 3-4 चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा, तो कभी भी कोई केस आए तो उस केस पे उन 3-4 प्रिंसिपल्स को आप निकालें। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि आपके खिलाफ चार्जेस क्या हैं, जिसको हम कहते हैं शो कॉज, और आपसे एक फॉर्मल रिप्लाई मांगा जाएगा। आपको यह बताया जाएगा कि इस पर्टिकुलर केस में जो आपकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है, इसमें इंक्वायरी ऑफिसर कौन अपॉइंट हुए हैं। आपको यह भी बताया जाएगा कि आपके खिलाफ जो मटीरियल है, फॉर एग्जाम्पल कंप्लेंट है या कोई एविडेंस है जो टेंजिबल फॉर्म में है, वो क्या क्या है। आपको एफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग दी जाएगी, मतलब जो भी मटेरियल आपके अगेंस्ट में है उस पूरे मटेरियल पे क्वेश्चन करने का टाइम, उस पूरे मटेरियल या जो कंप्लेंट है उसको डिसप्रूव करने की सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी। अगर कोई विटनेस आपके खिलाफ है तो उस विटनेस को प्रॉपर क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अपॉर्चुनिटी,
उसके अलावा अगर आपके पास कोई एविडेंस है जो आपकी इनोसेंस, जो चार्जेस आपके ऊपर लगाए गए उन चार्जेस को फॉल्सिफाई करने का कोई आपको मटेरियल है, तो वो मटेरियल भी प्रेजेंट करने की पूरी पावर आपको पूरी अपॉर्चुनिटी आपको दी जाएगी। कैजुअल और हे वे में नहीं हो जाएगा। यही है नेचुरल जस्टिस की सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग। यहां पे वर्ड हुआ है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को एंडोर्स करती हो, जो मैंने आपको बताया। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद मैं आपको केस लॉज भी बताऊंगा जो बताएगा कि अब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी क्या है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो रीजनेबल हो और आपको एक सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाए, सफिशिएंट टाइम दिया जाए अपने गवाहों को अपने फेवर के एविडेंसेस को पेश करने की अपॉर्चुनिटी, और थॉरो क्रॉस एग्जामिनेशन करने की अपॉर्चुनिटी जो आपके खिलाफ मटेरियल आया है। तो किसी भी केसेस में अगर ऐसा नहीं होता तो डेफिनेटली वो प्रोसीडिंग ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप उस पूरी प्रोसीडिंग की क्वेश्चन भी मांग सकते हैं ऑनरेबल रिट कोर्ट्स में, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। तो जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है वो बताया गया है 311 की सब क्लॉज 2 में। तो दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट जो आप नोट करें हमेशा, कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी आपकी, वो ही आपकी सेवाओं को समाप्त कर सकती है प्यूनिटिवली। और आपकी सेवाओं को समाप्त करने में मतलब अगर डिसमिसल होगा, रिमूवल होगा या रिडक्शन इन रैंक होगा, वो 311 सब क्लॉज 2 कहती है कि उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होगा। जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, एक प्रॉपर इंक्वायरी होगी और आपको उस इंक्वायरी के मुतालिक एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट के केसेस आपको बताऊंगा जिससे जो फैक्चुअली थोड़े हेल्प करेंगे हमारे लिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी शब्द है, विच इज क्वाइट कॉमन, सो एंड वी हैव टू डिटेक्ट इन अ पिटिशन इफ समबडी कम्स टू अस। जैसे अभी हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, सॉरी एग्जाम्पल हम लेना भूल गए। फॉर एग्जाम्पल हम यही एग्जाम्पल लेंगे, सपोज एक पोस्टमैन इज वर्किंग इन अ डिपार्टमेंट एंड अ प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन, उसके अगेंस्ट में कुछ प्रोसीडिंग चल रही है कि एक एलिगेशन किसी ने कंप्लेंट की है कि उस पर्टिकुलर पोस्टमैन ने अपनी सेवाओं का निर्वहन करते वक्त कुछ ऐसी चीज़ें की, फॉर एग्जाम्पल डाक टाइम पे नहीं पहुंचाई, जो मनी ऑर्डर्स थे उनका पैसा उसने पर्सनली अपने पास रख लिया। तो ऐसे केस में एक नोटिस इशू किया जाएगा उस पर्टिकुलर पोस्टमैन को, सब क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 311, और उसमें ये बताया जाएगा कि आपके खिलाफ चार्जेस क्या हैं और ये प्रोसीडिंग अगर चल रही है तो क्यों चल रही है। आपसे जवाब मांगा जाएगा और फिर इंक्वायरी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट होगा, उस इंक्वायरी ऑफिसर के बारे में आपको बताया जाएगा और पूरी प्रोसीडिंग में, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में आपको काउंटर करने का, अपने एविडेंसेस को लीड करने का, जो आपके खिलाफ है उसको क्रॉस एग्जामिन करने का सफिशिएंट टाइम दिया जाएगा। उसको बोलते हैं रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, जो एंडोर्स करता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो आर्टिकल 14 से डिराइव होता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी क्या हुई। मैं वर्बटम पढ़ रहा हूं जो हेल्प करेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, आप नोट कर लें, मेजर यूआर भट्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, मेजर यूआर भट्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1962, सुप्रीम कोर्ट 1344 में बताया कि व्हाट इज रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। तो अब हम इसको पढ़ते हैं और फिर थोड़ा सा हम इसको देखेंगे कि व्हाट इज एग्जैक्टली रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। यही कंटेंट आपको अपनी कंट्रोवर्सी में निकालना है। अगर कभी कोई इसी तरीके की कंट्रोवर्सी आती है, सबसे पहले आपको ये देखना है सस्पेंशन के केस में या किसी के खिलाफ अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंक्लूड हो चुकी है तो क्या उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी गई। अब उसके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या हम पढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेजर यूआर भट्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी एनविसाज्ड बाय प्रोविजन इंक्लूड्स एन अपॉर्चुनिटी। मतलब रीजनेबल अपॉर्चुनिटी क्या क्या इंक्लूड करती है। अब देखिए थोड़ी जनरलाइज एक कंसेप्ट है, बिकॉज ये डिक्लेरेशन ऑफ लॉ है। तो इस प्रिंसिपल को जो है आपको अपनी कंट्रोवर्सी में फिट करना है, जो सब्जेक्ट टू जो केस टू केस वेरी करेगी। तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी क्या है, डिनाई हिज गिल्ट एंड एस्टैब्लिश हिज इनोसेंस विच he can only do if he is told what the charges levied against him are and the allegation on which such charges are based। जो मैंने आपको बताया कि क्या चार्जेस हैं
और क्या एलिगेशन है जिनके आधार पे वो चार्जेस लगे हैं। नंबर 2 क्या इंक्लूड करेगा अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग में? डिफेंड हिमसेल्फ फॉर क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेस, प्रोड्यूस अगेंस्ट हिम एंड बाय एग्जामिनिंग हिमसेल्फ और एनी अदर विटनेस इन दैट सपोर्ट। जो विटनेसेस उसके खिलाफ होंगे उनको क्रॉस एग्जामिनेशन करने की पावर, और अगर कुछ विटनेसेस उसके फेवर में है एम्प्लॉय की तो वो उसको भी पेश करेगा। थर्ड फैसेट क्या है, थर्ड इंग्रेडिएंट क्या है कि रीजनेबल, वो ये है मेक्स हिज रिप्रेजेंटेशन एज टू व्हाई प्रपोज पनिशमेंट शुड नॉट बी इन्फ्लिक्टेड ऑन हिम। उसको वैलिड रीजन देने पड़ेंगे कि जो पनिशमेंट मुझे दिया गया है ये गलत है, ये नहीं दिया जा सकता, क्योंकि एविडेंसेस से वो चीज नहीं प्रूव हो रही, वो रूल्स के मुताबिक नहीं है। तो ये मेजर यूआर भट्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये बताई गई है कि जो अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग में आती है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि अब प्रोसीजर को जो 300 सब क्लॉज 2 का प्रोसीजर है उस पर थोड़ा प्रकाश डाला है। आप इसको देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है ये खेमचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रिपोर्टर AIR 1964, सुप्रीम कोर्ट 449। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, मुझे लगता है गलत है। खेमचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1958, सुप्रीम कोर्ट 300। इसमें यह कहा गया कि द प्रोसीजर विच इज टू बी फॉलोड अंडर आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 ऑफ अफोर्डिंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी इंक्लूड्स, बहुत टेक्निकल और बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ये चीज भी असेंशियली इंक्लूड करती। क्या? पहली कि 2 नोटिस दिए जाएंगे आपको। पहला इंक्वायरी की स्टेज पे दिया जाएगा जब इंक्वायरी इनिशिएट होगी इनिशियली। तो प्रोसीजर विच इज टू बी फॉलोड अंडर आर्टिकल 311 सब क्लॉज 2 ऑफ अफोर्डिंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी इंक्लूड्स द गिविंग ऑफ 2 notices, one at the time, one at the inquiry stage, and other when the competent authority as a result of inquiry tentatively determines to include a particular punishment। इंक्वायरी कंक्लूड होने के बाद जब पनिशमेंट का प्रपोजल किया जाएगा उस स्टेज पर भी एक नोटिस दिया जाएगा। और एक नोटिस कब दिया जाएगा? जब इंक्वायरी इनिशिएट की गई। ये जजमेंट है खेमचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1958, सुप्रीम कोर्ट 300। तो ये भी स्क्रूटनी करनी कि नोटिस क्या सफिशिएंट दिए गए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नॉट डिक्लेयर किए। और दूसरा एक बहुत रोचक और एक कॉमन इशू हमारे बीच में आता है कि क्या ये उन लोगों पर भी एप्लीकेबल होगा। क्या ये उन लोगों पर भी एप्लीकेबल है जो लोग एडॉक बेसिस पे हैं, जो एक गवर्नमेंट जॉब में कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर में है या टेम्परेरी नेचर में है। तो इस बात को आप नोट कर लें कि जब भी कोई प्यूनिटिव एक्शन होगा, प्यूनिटिव एक्शन का मतलब होता है अगर आपका डिसमिसल, रिडक्शन इन रैंक या कोई भी ऐसा ऑर्डर जो प्रपोज किया जिससे आपकी सर्विस पे जिससे एज ए पनिशमेंट वो आपकी सर्विस के ऊपर आएगा, तो वहां 311 सब क्लॉज 2 डेफिनेटली फॉलो करना है, जो बोलता है प्रॉपर इंक्वायरी एंड प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करेगा। तो इस जो टेम्परेरी और क्या कहते हैं परमानेंट पोस्ट की बात मैंने करी, इसमें भी एक साइटेशन आप नोट कर लें। और कभी भी ऐसा केस आए जहां पे आपका एम्प्लॉय टेम्परेरी नेचर में है या तो उसके बावजूद भी अगर कोई प्यूनिटिव एक्शन उसके खिलाफ लिया जाता है और अगर वो 311 सब क्लॉज 2 को वायलेट करता है तो नहीं किया जा सकता। 311 सब क्लॉज 2 की जो मैंडेट है वो टेम्परेरी पोस्ट और टेम्परेरी एम्प्लॉयज पर भी एप्लीकेबल है। आप साइटेशन नोट कर लें। डिवीजन पर्सनल ऑफिसर सदर्न रेलवेज वर्सेस डिवीजन पर्सनल ऑफिसर सदर्न रेलवेज वर्सेस एस राघवेंद्र चार, ऑल इंडिया रिपोर्टर 1966, सुप्रीम कोर्ट 1529। तो ये आपको हेल्प करेगी। तो अब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की हमने बात करी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी की हमने बात करी, हमने ये भी देखा कि किन किन पे एप्लीकेबल है, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग क्या है। तो इन सारी चीज़ों को आप देखें और कभी कोई इस तरीके का केसेस आए तो डेफिनेटली ये जो प्रिंसिपल है इनको डिटेक्ट करना, और कहीं पर भी डेफिशिएंट है एम्प्लॉयर, ध्यान रखना। ध्यान रखिएगा, ये जो 311 है ये एक ऑब्लिगेशन कास्ट करता है एम्प्लॉयर के ऊपर, ये एक ऑब्लिगेशन कास्ट करता है उस अथॉरिटी के ऊपर जो पनिशमेंट प्रपोज कर रही है किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर उसकी सर्विस के मुतालिक। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो माइट बी हेल्पफुल। अगर कोई कमी रही क्योंकि वी आर स्टूडेंट तो आप हमको कमेंट्स में बताएं। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है, इसका आर्टिकल भी हम अपनी वेबसाइट पे बहुत जल्दी अपलोड कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट का लिंक भी है, आप उसको देख सकते हैं। और कोई अगर हम कहीं पर कम है या कुछ
कुछ डेफिशिएंट है हमारी वो, तो बिल्कुल बताएं, इम्प्रूवमेंट का रूम है, हम एक दूसरे से सीखते हैं और वकालत का पेशा तो सीखने का ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।